विचारों में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर है कि कैसे एक किताब, एक विचार, एक पूरे राष्ट्र की कल्पना को आकार दे सकता है। आज हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ और भारतीय राष्ट्रवाद पर इसके जबरदस्त असर की परतों को खोल रहे हैं। और हाँ, ये जो विषय है, ये यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ही जरूरी है, खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत माता की जो छवि आज हम देखते हैं वो आखिर बनी कैसे और इसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि एक देश को मां मानने का ये विचार आया कहाँ से। पर शायद उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि राष्ट्र होता क्या है। क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? यहीं पर मुझे लगता है बेनेडिक्ट एंडरसन का जो इमेजिन्ड कम्युनिटी का आइडिया है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। मतलब दिल्ली में रहने वाली मैं शायद ही कभी तमिलनाडु के किसी गांव के इंसान से मिली हूँ, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट मैच में हम दोनों एक ही टीम के लिए चीयर करते हैं। तो ये जो एक दूसरे को जाने बिना भी हम वाली फीलिंग है। आनंद मठ ने ठीक यही काम किया। उसने उस समय के भारतीयों को एक साझा कहानी और एक शक्तिशाली चेहरा दिया। लेकिन उस समय ऐसी कहानी की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हुई? माहौल कैसा था उस वक्त? यहाँ पे स्कॉलर पार्थ चटर्जी का विश्लेषण इस पहेली को एक तरह से सुलझाता है। उन्होंने बताया कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवादियों ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखना शुरू कर दिया था। एक बाहर, मतलब बाहर की दुनिया, बाहर, और दूसरी घर यानी अंदर की दुनिया। अच्छा, बाहर और घर, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, बाहर की दुनिया थी भौतिक, मतलब मटेरियल, अर्थव्यवस्था, साइंस। हाँ, टेक्नोलॉजी, प्रशासन। राष्ट्रवादियों ने ये मान लिया था कि इस क्षेत्र में पश्चिम हमसे आगे है और हमें उनसे सीखना होगा। ठीक है। लेकिन घर की दुनिया थी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ये हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे परिवार, हमारी पहचान का प्रतीक थी। और राष्ट्रवादियों का मानना था कि इस घर को हमें किसी भी बाहरी प्रभाव से बचाकर रखना है। ये हमारी असली ताकत है। तो ये एक तरह का कल्चरल सेल्फ डिफेंस था कि ठीक है, आप हमारी अर्थव्यवस्था पर राज कर लीजिए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति पर आपका कब्जा नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली। यही वो चाबी है जिससे उस दौर के राष्ट्रवाद का ताला खुलता है। बाहर की दुनिया में हम शायद कमजोर थे, लेकिन घर की दुनिया में हम अपनी पहचान को सबसे ऊपर रख सकते थे। और बंकिम चंद्र ने इसी घर को, इसी आध्यात्मिक भारत को एक चेहरा दे दिया। हाँ, भारत माता का। जैसा कि साहित्यकार मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा है, इस उपन्यास ने उन लोगों की धुंधली आकांक्षाओं को एक नया मिथक दिया जिन्हें इसकी जरूरत थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो उन्होंने ये मिथक, ये कहानी पूरी तरह से अपनी कल्पना से बनाई या इसमें सच्चाई का भी कुछ अंश था? हम सुनते हैं कि आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, तो वो कितना इतिहास था और कितनी कल्पना? यही बंकिम चंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने इतिहास के पन्नों से किरदारों और घटनाओं को उठाया, लेकिन उन्हें एक बिल्कुल नया मकसद, एक नया रंग दे दिया। उपन्यास की पृष्ठभूमि 1770 के बंगाल के भयानक अकाल और उसके बाद हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक तरह से री इमेजिन किया। तो उन्होंने असलियत को किस हद तक मोड़ा था? वो क्या दिखाना चाहते थे जो शायद असलियत में वैसा नहीं था? बहुत बड़ा मोड़ था वो। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सन्यासी विद्रोह के कई कारण थे। वो एक बहुत जटिल घटना थी, लेकिन बंकिम चंद्र ने उसे सरल बनाया। उन्होंने उसे सिर्फ एक विद्रोह के तौर पर नहीं, बल्कि मुस्लिम शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी की नाइंसाफी के खिलाफ मातृभूमि को आजाद कराने के एक संगठित राष्ट्रवादी प्रयास के रूप में दिखाया। अच्छा। उपन्यास में एक बहुत असरदार लाइन है जहां वो लिखते हैं, डरपोक मीर जाफर, घिनौना गद्दार, जब खुद की रक्षा नहीं कर सका तो वो बंगाल के लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा कैसे करता? मीर जाफर नशे में धुत होकर सोता रहा, अंग्रेज राजस्व वसूलते रहे, बंगाली केवल रोते रहे। इस तरह की लाइनों से उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां मातृभूमि को बचाने के लिए हथियार उठाना जरूरी और सही लगने लगा। समझ गई। तो वो इतिहास का इस्तेमाल एक कॉमन दुश्मन और एक गौरवशाली अतीत बनाने के लिए कर रहे थे, ताकि वो काल्पनिक समुदाय वाली भावना और मजबूत हो सके। ये तो एक बहुत शक्तिशाली टूल था।
बिल्कुल, ये अतीत की पुनर्कल्पना थी। उन्होंने ऐसे हीरो बनाए जो उस समय के पाठकों को प्रेरणा दे सकें। ये लिटरेचर के जरिए लोगों को जगाने की एक कोशिश थी। और उस पॉलिटिकल क्लाइमेट में ये आइडिया जबरदस्त हिट हुआ। हाँ, अब उस विचार पे आते हैं जो आज तक हमारे साथ है, भारत माता। ये मातृभूमि का विचार हमें आज बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि ये एक सोची समझी रचना थी। सवाल ये है कि माता ही क्यों? कुछ संस्कृतियों की तरह पितृभूमि या फादरलैंड क्यों नहीं? इसका जवाब फिर से पार्थ चटर्जी के घर और बाहर के सिद्धांत में मिलता है। अच्छा। याद है, घर हमारी आध्यात्मिक दुनिया थी, जिसे बाहरी दुनिया से बचाना था। उस घर को स्त्री का प्रतीक बना दिया गया। पवित्र, पूजनीय। हाँ, और जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। और बाहर की दुनिया जहां पश्चिम से मुकाबला करना था, उसे पुरुष का क्षेत्र माना गया। अच्छा, तो इस फ्रेमवर्क में राष्ट्र माता बन गया, जो घर की तरह है और सदियों से विदेशी शासन की जंजीरों में जकड़ी हुई है। बिल्कुल, और जैसे ही राष्ट्रमाता बना, उसकी रक्षा करना उसके पुत्रों का धर्म बन गया। उपन्यास के सन्यासी यही पुत्र हैं। तो अब राष्ट्रवाद कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं रहा, वो एक पारिवारिक और धार्मिक कर्तव्य बन गया। एक फिलिल ड्यूटी। हाँ, पुत्र धर्म। ये एक बहुत ही भावनात्मक और शक्तिशाली कनेक्शन था। एक माँ संकट में है और बेटों को उसे बचाना है। इससे ज्यादा पावरफुल कहानी और क्या हो सकती है? लेकिन क्या इस माता और पुत्र वाले फ्रेमवर्क के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए? मतलब, क्या इसने राष्ट्रवाद को एक खास तरह की मर्दानगी से नहीं जोड़ दिया, जहां पुरुषों की भूमिका रक्षक की हो गई और महिलाओं की भूमिका सिर्फ एक प्रतीक या देवी तक सीमित रह गई, जिसे बचाया जाना है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और हाँ, कई विद्वान ऐसा मानते हैं। स्कॉलर चंद्रिमा चक्रवर्ती इसे राष्ट्रीय पहचान के लैंगिकरण में एक निर्णायक क्षण कहती हैं। राष्ट्रीय पहचान का लैंगिकरण? आसान भाषा में कहें तो देश को एक जेंडर दे दिया गया, और वो था माँ का। इससे भूमिकाएं तय हो गई। बंकिम चंद्र ने एक तपस्वी राष्ट्रवादी, मतलब एस्थेटिक नेशनलिस्ट का आदर्श गढ़ा। ये वो राष्ट्रवादी है जो अपने परिवार, अपनी खुशियों, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर खुद को पूरी तरह से राष्ट्रमाता की सेवा में समर्पित कर देता है। अच्छा। तानिका सरकार के अनुसार बंकिम ने अनुशासित, युद्धप्रिय और राष्ट्रवादी मूल्यों पर पले बड़े राष्ट्र निर्माताओं की कल्पना की, जो अनिवार्य रूप से पुरुष थे। तो ये सारी बातें तो विचारों और कल्पना की दुनिया में हो रही थीं। एक लेखक ने एक शक्तिशाली मिथक गढ़ दिया। लेकिन क्या ये विचार सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह गया, या इसने सड़कों पर उतरकर वाकई कोई बदलाव लाया? ये विचार किताबों से निकलकर सीधे आंदोलन की आत्मा बन गया, और इसका सबसे बड़ा जरिया बना वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम। ये राष्ट्रवादियों के लिए एक युद्ध घोष बन गया, एक पहचान बन गया। और इसका सबसे ज्यादा असर कब देखने को मिला? खासकर 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम बंगाल की गलियों में गूंज उठा। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा नारा बन गया। आप कल्पना कीजिए उन जुलूसों की। हाँ, जहां लोग लाठियां ठाते हुए भी वंदे मातरम गा रहे थे। इसने लोगों में एक अजीब सी निडरता भर दी थी। वाह, यानी एक साहित्यिक रचना ने एक राजनीतिक आंदोलन को उसकी आवाज, उसका नारा दे दिया। हाँ, और सिर्फ नारा नहीं, एक मंत्र दे दिया। क्रांतिकारी और दार्शनिक अरबिंदो घोष ने 1907 में इसके असर के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, लंबे भ्रम से जागृति के एक अचानक क्षण में बंगाल के लोगों ने सत्य की तलाश की, और एक नियत क्षण में किसी ने वंदे मातरम गाया। मंत्र दिया जा चुका था। मंत्र दिया जा चुका था। सोचिए, वो इसे गीत या नारा नहीं कह रहे, वो इसे मंत्र कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये विचार लोगों की राजनीतिक चेतना में कितनी गहराई तक उतर चुका था। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि आनंद मठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक टूल था, जिसने एक काल्पनिक समुदाय को भारत माता के रूप में एक ठोस और भावनात्मक चेहरा दिया। इसने इतिहास को फिर से लिखकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार दिया, और सबसे बढ़कर इसने वंदे मातरम के रूप में एक ऐसा अमर मंत्र दिया जो आज भी गूंजता है। बिल्कुल। और यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि साहित्य कैसे राजनीतिक चेतना को सक्रिय रूप से आकार दे सकता है। काल्पनिक समुदाय या भौतिक आध्यात्मिक विभाजन जैसे सिद्धांत सिर्फ इतिहास को समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये समकालीन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए भी शक्तिशाली उपकरण है। ये दिखाते हैं कि पहचान और राष्ट्रवाद जैसी चीजें हमेशा से नहीं थीं,
इन्हें गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय या कोई भी सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम हर टिप्पणी को पढ़ते हैं और आगे की चर्चाओं में उन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं। और अंत में एक सवाल मैं श्रोताओं के छोड़ना चाहूंगा। सोचने वाली बात यह है कि मातृभूमि और उसके पुत्रों के इस रिश्ते ने राष्ट्र और नागरिक के बीच के संबंध को भविष्य के लिए कैसे परिभाषित किया? क्या इस फ्रेमवर्क के कुछ प्रभाव आज की राजनीति और समाज में भी देखे जा सकते हैं, जहां राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को अक्सर एक भावनात्मक और एक पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है?